हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यार मेरा नाम है प्रबोध पांडे और मैं आप लोगों के लिए ले आ चुका हूँ आपके ज्योग्राफी का एक अगला चैप्टर, दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो यार देखो, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का ना आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है। प्राइमरी का मतलब होता है जो चीज़ पहले आती हो या फिर ऐसी चीज़ जो रॉ हो। ठीक है, प्राइमरी बेसिकली मीन्स रॉ। और फिर जो आपकी सेकेंडरी आती है उसका ये मतलब होता है कि उसमें प्राइमरी इंक्लूडेड होती है, यानी कि उसमें रॉ मटेरियल्स प्लस सम अदर फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, प्लस सम अदर फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो ये था एक बेसिक सा, बहुत ही एक सिंपल सा आपका कि भाई प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आखिरकार होती तो होती क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आता है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग रॉ मटेरियल को इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल को मैंने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको विकसित विकसित कर दिया, आई एम सॉरी। ठीक है, उसको बेसिकली हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, रॉ टू फिनिश गुड्स, ताकि जो हम लोग हैं या फिर जो कॉमन मैन है या फिर जो कॉमन पीपल हैं वो उसको कंज्यूम कर पाएँ, उसका कंजम्पशन कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही एक सिंपल सा आपका एक ओवर फ्लो या फिर मैं कह लूँ एक फ्लो चार्ट था कि भाई आखिरकार सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती तो होती क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जो कॉटन बॉल हो गई, कॉटन बॉल क्या है, कॉटन बॉल एक रॉ मटेरियल है जिसमें अनलिमिटेड क्या होता है, यूज़ होता है। बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू यार्न, उसको हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं भाई, कपड़े बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यार कि जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है ना उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कुछ फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, और वो कौन कौन से हैं आज हैं वो। पहला होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मैं एब्रिविएशंस लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ समझते रहना इसको। द सेकेंड वन इज़ प्रोसेसिंग एंड द थर्ड वन इज़ कंस्ट्रक्शन, या फिर आप बोले इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी, इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, तो एक बहुत ही एक सिंपल सा आप कह लो ओवरव्यू था कि भाई सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आखिरकार आता तो आता क्या क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक सा मतलब यही होता है कि आज मैं किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ मैं, कन्वर्जन कर दे रहा हूँ। किस में कन्वर्जन कर दे रहा हूँ, फिनिश गुड्स को, बेसिक जो हमें रॉ मटेरियल्स है मैं उसको फिनिश गुड में मैन्युफैक्चर कर दे रहा हूँ। और कैसे, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ पावर। मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग आजकल मॉडर्न डे मेथड से करते हैं, मॉडर्न डे टूल से करते हैं, या फिर कभी कभार हम लोग प्रिमिटिव से भी करते हैं ना। कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आज भी मॉडर्न नहीं है, दे आर प्रिमिटिव। और देखो यार, अब मैं प्रिमिटिव का आप लोगों को बहुत बार मतलब समझा चुका हूँ, तो फिर से बता देता हूँ। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो पुराने आइडियोलॉजीज़ थे। आइडियोलॉजीज़ भी आप एक उसको, बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स क्या हो गए, बहुत ही पुराने ज़माने के जो टूल्स होते थे। प्रिमिटिव आपकी आइडियोलॉजी क्या होगी, जो पुराने ज़माने की सोच हुआ करती थी। ठीक है, प्रिमिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गई, यानी कि आप पुराने जो मेथड्स थे उन्हीं को ही अभी भी आप लोग आगे ले आकर उसी के थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ठीक है, तो एक बहुत ही एक सिंपल सा था। और फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें क्या क्या होता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में देखो यार काफ़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हो गई, या फिर अब आप आ जाओ मोल्डिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, या फिर आप कह दो मोल्डिंग किस चीज़ की, मोल्डिंग ऑफ आयरन एंड स्टील। एफ इज़, आई एम सॉरी मैं गलत लिख दिया मैंने, रुको, आयरन एंड स्टील। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं है, उसको एफ ई ही बोलते थे हम लोग या फिर नहीं। लेट मी चेक इट वंस। जी हाँ, आई वॉज राइट।
Fe इज आयरन इटसेल्फ, ठीक है ना। तो चलो भाई, Fe एंड स्टील। मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से पढ़ी नहीं केमिस्ट्री, है ना। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भाई जो एक ये कहानी की तरह लेना, आप लोग एग्जाम्पल की तरह ले लो कि जो मोस्ट ऑफ दी थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज थी वो स्टिल मैन्युफैक्चर करती हैं यूजिंग क्या, यूजिंग ओल्डर मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें लेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होते हैं। ऑलराइट, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज़ का मैं आपको अगले लेक्चर में और आराम से बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। बट अभी के लिए ये एक एग्जांपल था, इम्पोर्टेंट आ जाता है तो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं यार कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एब्रिविएशंस यार प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना अपने में। तो सबसे पहला आता है हमारा स्पेशलाइजेशन, किस चीज़ का, ऑफ स्किल्स या फिर मैं कह लूँ मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का, ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे क्राफ्ट मेथड के अंडर वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है जो मेड टू ऑर्डर होती है, या फिर मैं कह लूँ जिनका बहुत ही ज़रूरी उनको लाइक निकालना होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर हो तो उन्होंने आपको पहली प्रायोरिटी दे दी, ठीक है, मेड टू ऑर्डर। और ऑन दी अदर हैंड जो मास प्रोडक्शन होता है वो रिलेटेड होता है किस चीज़ से, टू प्रोडक्शन ऑफ लार्जर क्वांटिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स। यानी कि आज जो स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं जो एक कस्टमर शायद से नहीं मांगता हो बल्कि अ पूल ऑफ कस्टमर्स डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। क्या हुआ मतलब, यार यहाँ पे जो है एक बंदा नहीं इसकी मांग कर रहा है बल्कि कौन मांग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मैं कहता हूँ बंच ऑफ पीपल रिक्वायर कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, यही होता है कि भाई जो स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स होते हैं और इस प्रोसेस में जो हर एक वर्कर होता है वो किस में इंगेज होता है, वो बस एक ही टास्क में इंगेज होता है। वो क्या है कि भाई उसको रिपीटेडली एक ही चीज़ बनानी है ना, वन प्रोडक्ट इटसेल्फ, राइट। और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं दोज आर कॉस्टली एज कंपेयर टू मैं कह दूँ भाई नेसेसरी गुड्स या फिर नेसेसरी डिमांड कह लो आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और फिर जो वर्कर्स होते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में उनको क्या चाहिए होता है, उनको स्पेशलाइज टास्क चाहिए होते हैं जो रिक्वायर करते हैं स्पेशलाइज स्किल्स, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मैकेनाइजेशन पे। आप लोगों ने अपने घर पे भी सुना होगा यार कि कभी भी कोई भी आंसर देने के पहले आपको अपने थॉट्स को मैकेनाइज करना पड़ेगा, उनका मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैकेनाइजेशन का क्या मतलब है, मैकेनाइजेशन इज़ बेसिकली यूज़ ऑफ गैजेट्स एंड मशीन्स। किस लिए, ताकि हम कुछ टास्क जो है अकॉम्प्लिश कर पाए। जो ऑटोमेशन है वो एक एडवांस स्टेज है किसकी, मैकेनाइजेशन की। ऑटोमेशन इज़ नथिंग बट एन एडवांस्ड पार्ट ऑफ मैकेनाइजेशन, ठीक है। या फिर मैं कह लूँ एक एडवांस स्टेज है किसकी, मैकेनाइजेशन की, जहाँ पे जो मशीन्स हैं या फिर मैं कह लूँ जो कंप्यूटर है वो वर्क करते हैं इन ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इटसेल्फ बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस या फिर मैं कह लूँ थिंकिंग के, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, या आ जाते हैं तो आप इसको अच्छे से करके जाना। अब हम लोग आते हैं यार कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या है। अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ जल्दी से ताकि मैं आपको एक अगला पॉइंट समझा पाऊँ, दैट इज़ व्हाट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक इनोवेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या होती है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है हमारी R&D जिसको हम लोग कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसमें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का। क्यों है, क्योंकि यार जब तक आपकी
अच्छी एनालिसिस नहीं होगी, जब तक आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक आप लोग कैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को आगे बढ़ा पाओगे। ठीक है, इसमें बेसिकली ये था। और फिर जो आता है हमारा बेसिकली यही आता है कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो क्या इनेबल करता है, वो इनेबल करता है हमारी क्वालिटी कंट्रोल को, एलिमिनेट कर देता है वेस्ट को, और तो और एफिशिएंसी एंड कॉम्बैटिंग पोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंटर था यहाँ पर जो बन रहा था, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। तो अब क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। तो देखो यार क्या होता है ना, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने आपको बस बता दिया है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो हमें जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो उसको हम लोग कुछ चीज़ों में ड्राइव करते हैं, कुछ चीज़ों में कैरेक्टराइज कर देते हैं उसको। ठीक है, तो क्या क्या है ये भाई, अभी आप अच्छे से देखना। पहला आता है हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी की यार यहाँ पे जो है हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होती है, एक स्पेशलाइजेशन होती है, और तो एक डिवीजन होता है किसका, लेबर का, क्या करने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट्स। मोर गुड्स विद लेस एफर्ट्स। ठीक है, थर्ड क्या है, इसमें आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल आता है। ठीक है, ह्यूज कैपिटल। तो ये एक आपका एक और एक अच्छा सा हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अगला है हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, और तो और इनका इंफ्रा भी बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारे किन के पास क्या होगी, एक एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होगी जो इसको ओवरलुक करेगी। आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लो, आप लोग चाहे रिलायंस देख लो, आप लोग चाहे विजय सेल्स देख लो, ये लोग क्या करते हैं, इन पे एक एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी है। कैसे है यार, आप सभी को ही पता है कि वो एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं। ऐसा नहीं है यार कि वो लोग कुछ भी जाके प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तब इसका क्या मतलब है, तो देखो, जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होती है ना हमारी, वो कंसर्न होती है एट अ वेरी फ्यू प्लेसेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो प्लेसेस हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है, जो मैंने आपको अभी ये बताया कि जो हमारी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कंसर्न होती है एट अ वेरी फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, और तो और ये जो जगह हैं ये कवर करती हैं लेस दैन 10%, लेस दैन 10%, किस चीज़ के 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। ठीक है, आप लोग प्लीज़ समझ जाना ये, ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, तो इसमें यह था। और क्योंकि कंसंट्रेशन हो गई है किसकी, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की, तो जो एरियाज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ये जगहें ये जगहें जो हैं इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो गई हैं। ठीक है, पर क्योंकि ग्रेटर इंटेंसिटी है प्रोसेसेस की, तो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जो होती हैं हमारी वो कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं काफ़ी एक स्मॉल एरिया पे। ठीक है, दैट आर नॉट ईजली परसिटेबल एज कम्पेयर टू साइट्स वेयर एग्रीकल्चर इज़ परफॉर्म। यानी कि क्या है ना यार, एग्रीकल्चरल साइट्स आपकी बहुत हैं, पूरी देश में, पूरी दुनिया में बहुत हैं, पर जो आपके जो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है ना, बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड है अपनी एक जगह पे, राइट। तो इसका सिंपल सा यही था। फिर अब हम लोग आते हैं कि भाई फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, इंडस्ट्रियल लोकेशंस को।
इसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले। अब हम लोग देखते हैं कि यार हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन, ठीक है। इंडस्ट्री की जो लोकेशन होती है हमारे, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको मैं आपको डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगा पार्ट 2 में। पर अभी के लिए मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहला है हमारा क्या, सबसे पहला है हमारा एक्सेस टू मार्केट। एक्सेस टू मार्केट। द सेकेंड वन इज एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, ठीक है। और अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा एक्सेस टू लेबर सप्लाई। एक्सेस टू लेबर सप्लाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ पे आते हैं हम लोग, एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड अगला आता है हमारा, दैट इज अवर फिफ्थ वन, वो आता है हमारा यार कि हमारी एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंटर्स हैं, ये कुछ हमारे जो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन को। यार कि अगर मेरी एक इंडस्ट्री है तो फिर वो कौन कौन सी चीज़ों को मुझे ध्यान रखते हुए उसको सेटअप करना है। तो सबसे पहले यार कि मेरी एक्सेस टू मार्केट होना चाहिए, यानी कि जो मार्केट है मेरा वो पास में होना चाहिए। क्यों पास में होना चाहिए, दूर हुआ यार तो अगर मेरा सामान कुछ ऐसा मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो पेरिशेबल है, जो भाई ख़राब होने के, जो ख़राब होने को प्रोन है, या फिर भाई कि मैं कोई ऐसी कीमती चीज़ बना दे रहा हूँ जो क्या है, जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा भाई वल्नरेबल है टूटने को, तो मैं एक ऐसी जगह को ढूंढूंगा, एक्सेस टू मार्केट ढूंढूंगा, ताकि भाई जो मैंने चीज़ बनाई है उसको मैं आराम से बेच पाऊँ। कहाँ पे बेच पाऊँ, मार्केट में बेच पाऊँ, ताकि मुझे प्रॉफिट बने। और तो और अगर मेरा मार्केट पास में होगा तो फिर मैं जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी तो कम लगेगा ना फिर। और अगर मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम लगेगा तो फिर मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर मैं किस में आ जाऊँगा, मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा, ना कि मेरा लॉस होएगा, ठीक है। फिर आता है मेरा है कि एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स के एक्सेस में क्या हो गया यार, अगर मेरा रॉ मटेरियल्स दूर हुआ तो यार वो फीजिबल नहीं रहेगा, है ना। मान लो ख़राब हो गया, फिर मैं कैसे करूँगा प्रोडक्शन अपनी, नहीं कर पाऊँगा। तो जो मेरा रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन है वो भी आस ही पास होनी चाहिए। फिर आता है यार कि मेरा एक्सेस टू लेबर सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार हमारा क्या, कि यार मेरे पे लेबर सप्लाई एम्पल अमाउंट में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यार अगर लेबर्स नहीं होंगे तो फिर यार मेरी प्रोडक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, राइट। तो ये भी है कि यार एक एक्सेस टू लेबर सप्लाई भी होना चाहिए। अगला है कि भाई एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी, मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी यार मेरी बिजली है ना। तो मैं अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या फिर मैं कह दूँ इंडस्ट्री है, उसको यार मैं किसी गांव में तो नहीं सेटअप करूँगा ना जहाँ पे बिजली नहीं आती है, क्योंकि यार मुझे तो प्रोडक्शन करनी है। तो मैं किसी ऐसी जगह पे करूँगा जहाँ पे मेरे जनरेटर्स हों, या फिर मैं खुद जनरेटर्स लगा दूँ, और तो और में जो इलेक्ट्रिसिटी हो वो एम्पल अमाउंट में हो, ठीक है। देन आता है हमारा एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अभी आगे वाली स्लाइड में, पिछली वाली स्लाइड में, कि यार एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन जितना मेरा ज़्यादा होगा, मान लो कि यार मार्केट से मेरी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पास है, तो जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो मेरा क्या होगा, बच जाएगा। और बच जाएगा अगर, तो फिर मुझे क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होएगा यार, है ना। मैं प्रॉफिट में रहूँगा, ना कि लॉस में। तो आजकल बस इतना ही यार, है ना। मिलते हैं हम लोग अब अपने अगले लेक्चर में, और ले आऊँगा मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2, किसका, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का। तो प्लीज़ बने रहना यार, अच्छे से पढ़ते रहो अपना। प्री बोर्ड्स आ रहे होंगे अब, बट कोई नहीं यार, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, है ना। आराम से करना है इसको, बढ़िया से अपना, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही यार, आराम से रहो, अच्छे से रहना। चलो इसी के साथ हम लोग अपना ये वाला लेक्चर एंड करते हैं।